नमस्कार दर्शकों, न्यूज टुडे के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है, जहां हम चर्चा और विश्लेषण करते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरों का। आज की मुख्य सुर्खियां इस प्रकार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेवाओं में कमी के लिए वकील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम सीपीए के तहत उत्तरदायी नहीं है। एनआईए के अनुसार NSCN-IM के चीन म्यांमार मॉड्यूल ने प्रतिबंधित विद्रोही गुटों की मदद की। भारत के वस्तु व्यापार की पंचवर्षीय समीक्षा रिपोर्ट। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ग्रुप के अध्ययन के अनुसार तैयारियों में कमी के चलते भारत को भीषण हीटवेव का सामना करना पड़ सकता है। जमीन की बढ़ती कीमतें, लैंड ग्रैब और कार्बन संबंधी योजनाएं भूमि असमानता को बढ़ा रही है। GANHRI ने लगातार दूसरे साल भी भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC को मान्यता प्राप्त मानवाधिकार निकाय का दर्जा स्थगित कर दिया। चलिए अब खबरों की चर्चा विस्तार से करते हैं और सबसे पहले रुक करते हैं आज की पहली मुख्य खबर की ओर। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सेवाओं में कमी के लिए वकील उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम यानी CPA के तहत उत्तरदायी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग द्वारा 2007 में दिए गए एक फैसले को खारिज कर दिया है। आयोग ने 2007 के अपने एक फैसले में कहा था कि वकीलों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम CPA 1986 के दायरे में आती है। गौरतलब है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 को साल 2019 में फिर से पारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पेशेवरों के साथ व्यवसाय और व्यापार करने वाले व्यक्तियों से अलग व्यवहार किया जाना चाहिए, वे CPA के दायरे में नहीं आते हैं। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने CJI से VP शांतना मामले में दिए गए फैसले पर फिर से विचार करने का भी अनुरोध किया है। इस फैसले में कहा गया था कि डॉक्टरों और चिकित्सा पेशेवरों को CPA के तहत उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के बारे में बात करें तो CPA 1986 को उपभोक्ताओं के हितों को बेहतर सुरक्षा प्रदान करने और उपभोक्ता विवादों के निपटारे के लिए उपभोक्ता संरक्षण परिषदों की स्थापना आदि के लिए पारित किया गया था। इसके साथ ही CPA 1986 के स्थान पर CPA 2019 को पारित किया गया था ताकि उपभोक्ता संरक्षण से जुड़े प्रावधानों को बेहतर किया जा सके। चलिए अब CPA 2019 की मुख्य विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। पहली विशेषता है उपभोक्ता की परिभाषा का विस्तार। इसमें ऐसे व्यक्तियों को भी शामिल किया गया है जो ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सामान या सेवाएं खरीदते या प्राप्त करते हैं। दूसरी है केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना। उपभोक्ताओं के अधिकारों को बढ़ावा देने, उनकी सुरक्षा करने और उन्हें लागू करने के लिए एक केंद्रीय प्राधिकरण की स्थापना की गई है। अगली विशेषता है बेहतर तरीके से विवाद निपटान की व्यवस्था। इसमें मध्यस्थता और वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्र के जरिए विवादों के निपटान एवं शिकायतों की ई-फाइलिंग को सक्षम बनाया गया है। इसके बाद है उत्पाद दायित्व से संबंधित कार्रवाई। इसे विनिर्माताओं, सेवा प्रदाताओं आदि के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए जोड़ा गया है। और अंत में ई-कॉमर्स और प्रत्यक्ष बिक्री वाले क्षेत्रों में अनुचित व्यापार प्रथाओं को रोकने के लिए विशिष्ट उपाय किए गए हैं। उपभोक्ता अधिनियम 2019 के तहत 6 उपभोक्ता अधिकार हैं जो इस प्रकार है: सुरक्षा का अधिकार, जानकारी प्राप्त करने का अधिकार, चयन का अधिकार, सुने जाने का अधिकार, विवाद निपटान का अधिकार और अंत में उपभोक्ता जागरूकता का अधिकार। चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं हमारी आज की अगली मुख्य खबर की ओर। NIA के अनुसार NSCN-IM के चीन म्यांमार मॉड्यूल ने प्रतिबंधित विद्रोही गुटों की मदद की। राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA ने कहा है कि NSCN-IM के चीन म्यांमार मॉड्यूल से प्रतिबंधित मैतेई विद्रोही गुटों के कैडर्स को भारत में घुसपैठ कराने में मदद मिली है। NSCN-IM नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड के इसाक मुइवा गुट का संक्षिप्त नाम है। इस घुसपैठ का उद्देश्य मणिपुर में मौजूदा नृजातीय अशांति का फायदा उठाना और राज्य को अस्थिर करना तथा भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ना था। इससे पहले केंद्र सरकार ने 1997 में NSCN
IM के नेतृत्व के साथ एक सीज फायर संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अलावा साल 2015 में भी NSCN-IM के साथ राजनीतिक समाधान खोजने के लिए एक फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। पूर्वोत्तर क्षेत्र NER में विद्रोह की बात करें तो 50 से अधिक वर्षों से पूर्वोत्तर भारत में हिंसक संघर्षों का एक दंश झेला है। इस संघर्ष में पूर्ण संप्रभुता से लेकर अधिक से अधिक राजनीतिक स्वायत्तता की मांगों वाले विद्रोहों का वर्चस्व रहा है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में निरंतर विद्रोह होने की काफी सारी वजहें हैं, जैसे कि नृजातीय संघर्ष, नागा, बोडो, कुकी जैसे नृजातीय समूह के विद्रोही गुट प्रायः अलग राज्य का दर्जा या स्वायत्तता की मांग करते आए हैं। अवैध घुसपैठ और जनसांख्यिकीय परिवर्तन, विशेष रूप से बांग्लादेश से अवैध प्रवासियों की घुसपैठ से असम में उल्फा जैसे संगठनों का उदय हुआ। विकास में कमी, इस पूरे क्षेत्र में अपर्याप्त अवसंरचनात्मक विकास और आर्थिक अवसरों की कमी ने स्थानीय आबादी के बीच नाराजगी पैदा की है। और बाहरी हस्तक्षेप, विभिन्न विद्रोही समूहों को बाहरी तत्वों से समर्थन, प्रशिक्षण और आश्रय मिला है। खबर के आखिर में पूर्वोत्तर क्षेत्र में विद्रोह यानी इंसर्जेंसी से निपटने के लिए उठाए गए कदमों पर भी विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला है राजनीतिक और शांति वार्ता। उदाहरण के लिए बोडो शांति समझौता 2020, ब्रू रियांग समझौता 2020 आदि। दूसरा है विकासात्मक पहल, पूर्वोत्तर क्षेत्र के एकीकृत विकास के लिए पूर्वोत्तर परिषद, पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए प्रधानमंत्री की विकास पहल आदि। तीसरा है विश्वास बहाली के संबंध में उपाय, सिविक एक्शन प्रोग्राम, विद्रोहियों के लिए आत्मसमर्पण और पुनर्वास की बेहतर नीतियां आदि। और चौथा है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, पड़ोसी देशों जैसे कि बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के साथ इंटेलिजेंस साझाकरण, समन्वित अभियान आदि। आइए अब बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं आज की अगली मुख्य खबर की तरफ। भारत के वस्तु व्यापार की पंचवर्षीय समीक्षा रिपोर्ट। यह रिपोर्ट ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिशिएटिव GTRI द्वारा जारी की गई है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यवधानों और घरेलू बाधाओं के प्रभाव का आकलन किया गया है। साथ ही इस रिपोर्ट में व्यापार संबंधी प्रदर्शन से जुड़े मार्केट शिफ्ट की भी समीक्षा की गई है। इस रिपोर्ट में भारत के वैश्विक व्यापार से जुड़े समीकरणों पर मुक्त व्यापार समझौतों यानी FTAs के अलग अलग प्रभावों पर भी प्रकाश डाला गया है। FTAs के बारे में बात करें तो FTAs दो या दो से अधिक देशों के बीच संधियां होती है, जिनका उद्देश्य व्यापार और निवेश में आने वाली कुछ बाधाओं को कम करना या खत्म करना होता है। साथ ही ये समझौते भाग लेने वाले देशों के बीच मजबूत व्यापार और वाणिज्यिक संबंधों को बढ़ावा देने में भी मदद करते हैं। इन समझौतों में विभिन्न क्षेत्रकों को शामिल किया जा सकता है, जैसे वस्तुओं का व्यापार, सेवाओं का व्यापार, बौद्धिक संपदा अधिकार यानी IPRs आदि। चलिए अब रिपोर्ट में शामिल भारत के FTA से संबंधित कुछ बिंदुओं पर एक नजर डालते हैं। FTA साझेदारों से भारत में वस्तुओं के आयात में लगभग 38% की वृद्धि हुई है, जबकि भारत का निर्यात केवल 14.5% बढ़ा है। आसियान के साथ FTA के चलते निर्यात की तुलना में आयात में तेज गति से वृद्धि हुई है। कुल मिलाकर भारत वस्तुगत निर्यात के मामले में विश्व स्तर पर 17वें स्थान पर है, जबकि वस्तुगत आयात में 8वें स्थान पर है। खबर में आगे बढ़ते हैं और भारत के FTA से जुड़े मुद्दों को विस्तार से जान लेते हैं। पहला मुद्दा है FTA का पूरा लाभ न उठा पाना। भारत FTA से लगभग 25% ही लाभ हासिल कर पाता है, जबकि विकसित देशों के लिए यह 70 से 80% है। अगला है नियमों के पालन में अधिक लागत। इसके लिए जटिल प्रमाणन प्रक्रियाएं और रूल्स ऑफ ओरिजिन जैसे कारक जिम्मेदार हैं। नॉन टैरिफ बाधाएं यानी NTBs, इसमें जापान जैसे सहयोगी देशों द्वारा सख्त मानकों, सैनिटरी एंड फाइटोसैनिटरी मानकों तथा तकनीकी बाधाओं को लागू करना चुनौती बनी हुई है। और अंत में सीमित जागरूकता, निर्यातकों के बीच FTA से जुड़े लाभों के बारे में जानकारी का प्रसार करने के साथ साथ आउटरीच गतिविधियों का भी स्तर काफी कम है। FTAs के संबंध में सुरजीत भल्ला समिति की मुख्य सिफारिशों की बात करें तो वस्तुओं एवं सेवाओं के व्यापार तथा निवेश के मामले में भी एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। इसके अलावा NTBs से जुड़े मुद्दों के समाधान के लिए
अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर आधारित तकनीकी नियमों को लागू किया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को ध्यान में रखते हुए एफटीए का पूरा लाभ उठाने के लिए एमएसएमईज को संस्थागत समर्थन दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही एफटीएस के उपयोग को लेकर एक ऑब्जेक्टिव डेटाबेस विकसित करना चाहिए। बेहतर तरीके से अंतर मंत्रालयी समन्वय, हर राज्य की बेहतर भागीदारी, हितधारकों से परामर्श के लिए एक संस्थागत तंत्र की स्थापना आदि पर बल दिया जाना चाहिए। और अंत में पक्षकार देशों की ओर से एफटीएस के दुरुपयोग को रोकने के लिए आवश्यकता अनुसार एंटी डंपिंग और काउंटर वेलिंग शुल्क का उपयोग किया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की अगली मुख्य खबर की ओर। वर्ल्ड वेदर एट्रीब्यूशन ग्रुप के अध्ययन के अनुसार तैयारियों में कमी के चलते भारत को भीषण हीट वेव का सामना करना पड़ सकता है। अध्ययन के अनुसार भारत को प्रचंड हीट वेव या लू से जुड़े गंभीर प्रभाव का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि ये स्थिति जलवायु परिवर्तन के कारण और भी प्रबल हो गई है। अल नीनो के चलते भी भारत में हीट वेव की घटनाओं और प्रचंडता में काफी वृद्धि हुई है। चलिए सबसे पहले हीट वेव के बारे में समझते हैं। जब किसी स्थान का तापमान मैदानी इलाकों में 40 डिग्री सेल्सियस, तटीय इलाकों में 37 डिग्री सेल्सियस और पहाड़ी क्षेत्रों में 30 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो जाता है, तो भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी आईएमडी उस इलाके के लिए हीट वेव की घोषणा करता है। इसी के चलते अब समझते हैं हीट वेव के प्रभावों के बारे में। पहला है स्कूलों को बंद करने के लिए मजबूर होना। इसके चलते गरीब परिवारों के बच्चों की शिक्षा प्रभावित होती है और कई बच्चों को स्कूल छोड़ना पड़ जाता है। अंततः इसका नकारात्मक प्रभाव भारत की मानव पूंजी पर पड़ता है। दूसरा है वृद्ध लोग। एक हालिया अध्ययन में बताया गया है कि 245 मिलियन से अधिक वृद्ध जनों को भीषण हीट वेव का सामना करना पड़ेगा। इसमें से अधिकतर एशिया और अफ्रीका के वृद्ध जन होंगे। इसके कारण फसल की पैदावार में गिरावट भी देखी जाती है। हीट वेव के चलते किसानों, जल संसाधनों और कृषि प्रणालियों पर दबाव बढ़ता है, जिससे पैदावार में गिरावट होती है। इसके कुछ अन्य प्रभाव भी हैं, जैसे आम लोगों को हीट वेव के चलते मृत्यु और हीट स्ट्रोक से जुड़े खतरे झेलने पड़ते हैं। और हीट वेव के दौरान लंबे समय तक खुले में काम करने वाले श्रमिकों के स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर भी पड़ता है। हीट वेव से निपटने में आने वाली समस्याओं पर भी एक नजर डालते हैं। हीट वेव एक्शन प्लान HAPs को लागू करने के लिए अक्सर पर्याप्त धन नहीं मिल पाता है। HAPs में अक्सर स्थानीय दशाओं या परिस्थितियों को शामिल नहीं किया जाता है और सुभेद्य वर्गों की पहचान करने में कमियां मौजूद हैं। इसके अलावा समय समय पर HAPs का मूल्यांकन कर आवश्यक बदलाव भी नहीं किया जाता है। इन समस्याओं से निपटने के लिए कुछ उपाय सोचे गए हैं, जैसे कि हीट वेव के संबंध में दीर्घकालिक अनुकूलन प्रबंधन योजनाएं और जलवायु परिवर्तन नीतियां बनानी चाहिए और कार्यस्थल पर उपाय भी करना चाहिए। इसके तहत निर्धारित अंतराल पर विश्राम के लिए अवकाश, निश्चित कार्य घंटे तथा रेस्ट शेड रिहाइड्रेट प्रोग्राम्स जैसे उपाय किए जाने चाहिए। खबर के आखिर में इस ओर उठाए गए कदमों पर भी एक नजर डालते हैं। पहला है नेशनल एक्शन प्लान ऑन हीट रिलेटेड इलनेसेस। इसे 2021 में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने तैयार किया था। दूसरा है हीट एक्शन प्लान। इसे राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA के सहयोग से भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने तैयार किया है। वर्तमान में ये 23 राज्यों में लागू है। इसके अलावा भारतीय मौसम विज्ञान विभाग NDMA के साथ मिलकर चरम गर्मी के प्रभाव के संबंध में कलर कोड आधारित अलर्ट जारी करता है। कलर कोड आधारित चेतावनी में शामिल है ग्रीन कलर यानी कोई कार्रवाई की जरूरत नहीं है, येलो अलर्ट यानी अपडेट रहें, ऑरेंज अलर्ट यानी तैयार रहें और रेड अलर्ट यानी कार्रवाई करें। चलिए अब बात करते हैं आज की अगली मुख्य खबर के बारे में। जमीन की बढ़ती कीमतें, लैंड ग्रैब और कार्बन संबंधी योजनाएं भूमि असमानता को बढ़ा रही है। इंटरनेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स ऑन सस्टेनेबल फूड सिस्टम्स IPES फूड ने लैंड स्क्विज शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में वैश्विक स्तर पर कृषि भूमि के समक्ष अब तक के सबसे अधिक दबावों के बारे में बताया गया है। रिपोर्ट के अनुसार कृषि भूमि पर इस तरह के दबाव तेजी से बढ़ रहे हैं और साथ ही विकराल भी होते जा रहे हैं। आइए खबर की शुरुआत में भारत में लैंड स्क्वीज से जुड़े कुछ तथ्य जान लेते हैं। भूमि क्षरण और मरुस्थलीकरण। 70% से अधिक कृषि योग्य भूमि के सामने भूमि क्षरण की समस्या मौजूद है। कुछ के पास अत्यधिक भूमि का स्वामित्व,
शीर्ष 10% भूस्वामियों के पास 45% कृषि भूमि है। कृषि भूमि का विखंडन 2015-2016 के डेटा के अनुसार भारत में कृषि जोत का औसत आकार 1.08 हेक्टेयर है। अब भारत में भूमि असमानता को दूर करने के लिए किए गए उपायों के बारे में जान लेते हैं। पहला उपाय है भूमि सुधार। इसमें बिचौलियों को हटाना, काश्तकारी संबंधी सुधार, भूमि जोत के आकार की सीमा तय करना, चकबंदी आदि शामिल है। अगला है संयुक्त वन प्रबंधन कार्यक्रम। इसे वन संसाधनों तक पहुंच में सुधार करने और भूमि शरण में कमी लाने के लिए शुरू किया गया है। इसके अलावा केरल और तेलंगाना सहित कुछ भारतीय राज्यों में वॉलंटरी ग्रुप फार्मिंग के चलते कृषि भूमि तक महिलाओं की पहुंच बढ़ी है। इससे महिलाओं को आजीविका का स्रोत मिला है और वे आर्थिक रूप से मजबूत भी हुई है। आगे की राह की बात करें तो भूमि अधिकार को क्लाइमेट गवर्नेंस के केंद्र में रखकर ग्रीन ग्रैबिंग को रोकने के लिए एकीकृत भूमि, पर्यावरण और खाद्य प्रणाली व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। कृषि भूमि में निवेश पर सीमा लागू की जानी चाहिए। किसानों को भूमि बेचने से मना करने का अधिकार दिया जाना चाहिए आदि। इसके अलावा किसानों की आजीविका सुरक्षित करने के लिए सार्वजनिक पेंशन एवं बीमा प्रणाली की व्यवस्था की जानी चाहिए और नए किसानों के लिए भूमि हस्तांतरण को सुगम बनाया जाना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हमारी आज की आखिरी मुख्य खबर की ओर। GANHRI ने लगातार दूसरे साल भी भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC को मान्यता प्राप्त मानवाधिकार निकाय का दर्जा स्थगित कर दिया। NHRC के A स्टेटस को इससे पहले केवल एक बार यानी 2016 में स्थगित किया गया था, लेकिन इसे 2017 में पुनः बहाल कर दिया गया था। ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन यानी GANHRI ने 1999 में राष्ट्रीय मानवाधिकार संस्थानों NHRIs के लिए मान्यता प्रक्रिया की शुरुआत की थी। भारत के NHRC को 1999 से ही GANHRI की ओर से A स्टेटस के रूप में मान्यता मिली हुई थी। NHRC को मिली मान्यता के स्थगित होने से मानवाधिकार परिषद और संयुक्त राष्ट्र महासभा के कुछ निकायों में मतदान करने की भारत की क्षमता प्रभावित होगी। खबर की शुरुआत में ग्लोबल अलायंस ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशन GANHRI के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। GANHRI की स्थापना 1993 में की गई थी। इसे मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए संस्थानों की अंतर्राष्ट्रीय समन्वय समिति के रूप में स्थापित किया गया था। साल 2016 में इसका नाम बदलकर GANHRI कर दिया गया था। इसमें 120 सदस्य शामिल हैं। भारत भी इसका एक सदस्य है। ये NHRIs को A स्टेटस यानी पूर्ण अनुपालन या B स्टेटस यानी आंशिक अनुपालन के साथ मान्यता देता है। ये स्टेटस पेरिस सिद्धांतों की शर्तों को पूरा करने की स्थिति पर आधारित होते हैं। पेरिस सिद्धांतों के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहमत न्यूनतम मानक निर्धारित किए गए हैं। NHRIs को एक विश्वसनीय और निष्पक्ष रूप से काम करने वाले निकाय के रूप में मान्यता हासिल करने के लिए इन न्यूनतम मानकों को पूरा करना पड़ता है। मान्यता स्थगित होने की वजहों पर भी एक नजर डालते हैं। मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच में पुलिस अधिकारियों का शामिल होना, NHRC की संरचना में बहुलवाद का अभाव है, स्टाफ और नेतृत्व में विविधता का अभाव है। इसके अलावा हाशिए पर स्थित समूहों की सुरक्षा के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं किए गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले खास सेगमेंट सुर्खियों में रहे व्यक्तित्व की तरफ। हमारे आज के व्यक्तित्व हैं अरुण चंद्र गुहा। स्वतंत्रता सेनानी और प्रसिद्ध लेखक अरुण चंद्र गुहा को उनकी जयंती के अवसर पर याद किया गया। उनका जन्म तत्कालीन पूर्वी बंगाल के बारिसाल में हुआ था। वे संविधान सभा के सदस्य थे। साथ ही वे 1946 से लेकर 1963 तक लगातार 3 बार संसद सदस्य रहे। उन्होंने 1905 के स्वदेशी आंदोलन के दौरान राजनीति में रुचि लेना शुरू किया। 1910 के बाद उन्होंने गुप्त क्रांतिकारी समूह युगांतर पार्टी के सदस्य के रूप में सक्रिय भूमिका निभाई। उन्होंने बंगाली और अंग्रेजी पत्रिकाएं मंदिर और फॉरवर्ड प्रकाशित की। उन्होंने जतेंद्र नाथ मुखोपाध्याय उर्फ बाघा जतिन की जिम्मर मैन योजना का समर्थन किया था। उनकी साहित्यिक कृतियां हैं सृष्टि सभ्यता, फर्स्ट स्पार्क ऑफ रिवॉल्यूशन आदि। हम श्री अरुण चंद्र गुहा जी से देशभक्ति, साहस, नेतृत्व आदि जैसे जीवन मूल्य सीख सकते हैं।
बुलेटिन के आखिर में अब रुक करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की तरफ। भारतीय चाय बोर्ड टी बोर्ड ऑफ इंडिया (TBI) द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक असम और पश्चिम बंगाल के चाय बागानों से चाय का उत्पादन 50% तक गिर सकता है। अमेरिका के विदेश विभाग ने भारत को चाबहार बंदरगाह पर ईरान के साथ हुए समझौते के बाद प्रतिबंधों की चेतावनी दी है। ये प्रतिबंध काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सेक्शंस एक्ट CAA-TSA के तहत लगाए जा सकते हैं। हाल ही में इंडिया वोलेटिलिटी इंडेक्स 21 के क्रिटिकल स्तर से भी ऊपर चला गया, जो भारत के शेयर बाजार में बढ़ती वोलेटिलिटी का संकेत देता है। अप्रैल 2024 में थोक मूल्य सूचकांक WPI मुद्रास्फीति 1.26% पर पहुंच गई। यह पिछले 13 महीने का उच्चतम स्तर है। हाल ही में इंडो US जॉइंट काउंटर टेररिज्म एक्सरसाइज यानी तर्कश सैन्य अभ्यास कोलकाता में संपन्न हुआ। यह सैन्य अभ्यास भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG और अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स SOF के बीच आयोजित किया गया था। हाल ही में पुरातत्वविदों को प्राचीन कालीन महाद्वीप साहुल के प्रमाण मिले हैं। हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य में लाल पांडा देखा गया। तमिलनाडु तटीय क्षेत्र प्रबंधन प्राधिकरण ने ब्लू फ्लैग प्रमाणन यानी ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन हासिल करने की शर्त के साथ इंजाम बक्कम अक्कराई स्ट्रेच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है। जाने से पहले आपकी समझ की परीक्षा के लिए डालते हैं एक नजर हमारे स्पेशल सेगमेंट प्रश्नोत्तरी पर। हमसे जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। उम्मीद है न्यूज़ टुडे का यह बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। न्यूज़ टुडे की PDF को डाउनलोड करने के लिए और आज के क्विज के उत्तर के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक कीजिए।